गुड इवनिंग सभी को। तो प्रयोगवाद ये एक तरह से जो कविता है जो कहीं ना कहीं छायावाद जैसी लगती है। जैसे छायावाद में व्यक्तिकता थी, व्यक्ति अपने मन के अकॉर्डिंग कविता लिख रहा था, लेकिन प्रयोगवाद में भी व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता की कविता आती है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? देखिए, जो प्रयोगवाद है ये स्वच्छंदतावादी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन प्रयोगवाद एक एक्सपेरिमेंटल कविता को कहा जाता है। लेकिन छायावाद जो है, प्रयोगवाद जो है एक एक्सपेरिमेंटल कविता को कहा गया है, यानी प्रयोग करना, ठीक है, खोज करना, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो छायावाद है ये कोई खोज नहीं कर रहे हैं कभी, बल्कि ये तो प्रेम कर रहे हैं, स्वच्छंद भाव के हैं, प्रकृति के प्रति है, अज्ञात प्रीतम के प्रति है। यानी कि इनकी कविताओं के विषय जो है अस्पष्ट है, रहस्यवाद है इसमें, ठीक है। तो ये विषय से अलग है। ओके, गुड इवनिंग सभी को। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि व्यक्तिवाद, व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। अभी जो व्यक्ति कोई खास व्यक्तित्व का है, कोई मार्क्सवादी है ना, कोई गांधीवादी है, तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग अगर कविता लिख रहा है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाद। ओके, अपनी विचारधारा के अनुसार लिखना ये व्यक्तिवाद है, व्यक्तिकता है, ठीक है। या अगर हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि देखो कोई व्यक्ति है, वो हर पल उसका मन जो है तब्दील होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर हम ये बोले कि यार वो हमेशा गांधीवादी नज़रिए से ही देखेगा तो गलत है। अगर गांधीवादी तो आप साउथ की मूवीज़ में वो मार धाड़ नहीं देखते हैं ना। तो गांधीवादी भी हमारा मन कभी कभी हो जाता है कि हाँ शांति से काम निकल जाए तो बढ़िया, अगर शांति से नहीं निकल जाए तो फिर आप बोलोगे कि यार मार्क्सवादी भी हो जाते हैं। तो हमारा मन जो है वो बहुत सारी विचारधाराओं का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। कोई भी विचारधारा के हम मिश्रण, मतलब कोई भी विचारधारा को हम प्रखर रूप से समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रयोगवादी कवि है वो ना तो गांधीवादी है ना ही मार्क्सवादी है, बस वो अपने मन के प्रयोग कर रहा है, मन के अनुसार कविता कर रहा है, ठीक है। वो किसी विचारधारा में नहीं बचता है। अगर मन की बात हो रही है तो वो मनोविश्लेषणवादी हो जाएगा। तो ये आपने बेटा याद रखना है कि जो प्रयोगवादी है वो मार्क्सवादी नहीं है, वह गांधीवादी नहीं है, वो मनोविश्लेषणवादी, अपने मन की सुनता है। सबको गुड इवनिंग, हेलो। 1943 ईस्वी में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपर्क, और यहीं से हम प्रयोगवाद की शुरुआत भी मानते हैं। लगभग 10 वर्षों तक ये समय काल हम इसका मानते हैं, है ना जी, 1943 से 1953। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ये एक विचारधारा कही जाती है। प्रयोगवादी रचनाएं नाम से एक निबंध छपता है, ठीक है, और वहीं से पहली बार प्रयोगवाद शब्द मिलता है हमें। ये वैसी ही बात है जैसे कि हमें हिंदी छायावाद एक निबंध मिलता है मुक्करधर पांडे का शारदा पत्रिका में, और देखिए प्रयोगवादी रचनाएं नाम से एक निबंध मिलता है, और ये किसका है? ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। ओके, और इसमें पहली बार प्रयोगवाद शब्द हमें मिला, ठीक है। जी आपने ढेरों बार टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कुछ नया ढूंढने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। इनमें इन्होंने प्रयोगवाद को कहा कि ये बैठे ठाले का धंधा है। बैठे ठाले क्या हो सकता है, ठीक है। तो शुरू में जब हम पढ़ा करते थे तो मैं एक बार क्या हुआ, मैं एक कहानी सुनाता थोड़ी सी। तो प्रयोगवाद पढ़ रहा था, तो साथ में मैं अकेला लड़का था वहाँ पर, तो लड़कियाँ ही थी वहाँ बाकी। तो एक बार क्या हुआ, किसी लड़की ने ऐसे कह दिया कि सर ठाले का मतलब क्या है। तो ठाले का मतलब ये कि बेकार बैठे रहना, ठीक है, बेकार बैठे रहने लोगों का काम है जी प्रयोगवाद। ओके, तो ये उस समय हमें प्रोफेसर हमारे ने समझाया था कि भाई प्रयोगवाद जो है ये बैठे बेकार में बैठे हुए लोगों का काव्य है, ठीक है, जो मन में आए हुए जो भी विचार हैं उसको लिख देता है। आगे चलते हैं। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है, यानी चिन्ह है। द्योतक यानी एक तरह से चिन्ह कह सकते हैं। तो नया सत्य, यानी कि अगर देखें तो ये प्रयोगवादी जो कवि हैं वो जीवन में कुछ नया चाहते हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ नई कविता,
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधाराओं एवं घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव प्रतीकात्मक रूप से, ये नहीं कह सकते कि ये स्पष्ट रूप से गांधीवादी ही थे। तो सबसे बड़ी बात बेटा याद रखिएगा, ये मनवादी कहे जाते हैं। ठीक है, मनवादी, मन के अकॉर्डिंग, व्यक्तिकता है ही ये चीज़। ओके, तो ये प्रखर रूप से सिर्फ गांधीवाद का समर्थन करते हो, अहिंसावाद का समर्थन करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गांधीवाद कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो शांति किस्म के रहते हैं, शांत रहते हैं, गांधीवादी लोग शांति से काम निकलवा लेते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का थोड़ा प्रभाव तो देखने को मिलता ही है। प्रयोगवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये घटना हो गई। ठीक है, क्योंकि जब विश्व युद्ध हो जाता है तब क्या होता है, जब विश्व युद्ध हो जाता है तब लोगों के जो सपने होते हैं वो ज़्यादा रह नहीं जाते हैं। तो बंदा फिर छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी जीवन की सार्थकता को ढूंढने का प्रयास करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब युद्ध हो जाता है हम तो कह देते हैं यार पाकिस्तान को हरा दो, चीन को हरा दो। अरे उन लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? है जी, हर देश आज परमाणु संपन्न है। अगर हम उनका नुकसान करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा क्या? हमारे बच्चे नहीं मरेंगे क्या? तो एक तरह से युद्ध जो है वो परिणाम नहीं है किसी भी समस्या का। ठीक है, हर कोई देश जो है डरता है युद्ध करने से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद कवियों के पास कुछ था नहीं। ठीक है, और हर कोई मोह भंग से पीड़ित था। जो जीवन में ज़्यादा सत्य होते हैं ना कि हाँ ये पालूँ वो पालूँ, तो महंगाई इतनी हो जाती युद्ध के बाद कि फिर खरीदना मुमकिन हो जाता वो चीज़ें, सुख सहूलतें। ठीक है, तो इसलिए मोह भंग हो गया और लोगों को छोटी छोटी कविताओं में भी खुशी देखने को मिली। आगे चलते हैं। प्रयोगवाद पर सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिलता है, सबसे बड़ा, वो है मनोविश्लेषणवादी कविता। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ा प्रभाव अगर पूछा जाए तो वो है हमारे मनोविश्लेषणवाद, जो कि फ्राइड ने दिया था सिद्धांत। ये वाला मनोविश्लेषणवाद पता है ना, मन के अकॉर्डिंग कविता करना, तो यही है व्यक्तिकता। टी.एस. इलियट का भी एक सिद्धांत मिलता है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये भी आपने पढ़ा हो। तो ये सिद्धांत जो है व्यक्तिकता के उलट है। ठीक है, ओके, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये व्यक्तिकता की कविता नहीं है, निज के विचार के अकॉर्डिंग लिखने की कविता नहीं है, बल्कि ये तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलती। निर्व्यक्तिकता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निज का विचार ना होना, निज का विचार ना होना, ना होना। ठीक है, लेकिन विद्वान कहते हैं कि ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का ज़्यादा प्रभाव है, इसका कम है। ठीक है, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट में लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। लेकिन प्रभाव इसका थोड़ा बहुत है, निर्व्यक्तिकता, यानी कहने का तात्पर्य है टी.एस. इलियट के सिद्धांत के अनुसार कि जो कवि जो कविता लिख रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता वो किसी चीज़ से प्रभावित ना हो, वो हमेशा मन के अकॉर्डिंग ही लिखता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि दूसरों का प्रभाव उसकी कविता में पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये था। प्रयोगवाद पर फ्रांस का एक प्रतीकवाद आंदोलन बहुत प्रभावित माना जाता है। प्रतीकवाद सिद्धांत ये फ्रांस में चला, जिसका मानना है कि रचना की अभिव्यक्ति प्रतीकों में ही की जानी चाहिए। प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक आपने कमायनी पढ़ा, जिसमें मनु है प्रतीक मन का, आपने पद्मावत पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतीक, ठीक है, ये आंदोलन थे। ये आंदोलन खास तौर पर फ्रांस में चला था, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने भक्ति काल में ही इसको शुरू कर दिया था। आगे चलिए, प्रयोगवाद की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो देख लेते हैं बेटा। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध। अभी ये क्या बात हुई भला? ये बड़े बड़े शब्द, क्या इसको हम मैं डिकोड कर सकता हूँ? बिल्कुल करूँगा बेटा। डिकोड का मतलब होता है कि इसको थोड़ा सा फैलाकर समझाना विस्तार पूर्वक। देखिए, वैचारिक प्रतिबद्धता, विचार कौन से हैं? कोई कह रहा है कि मैं तो भाई कविता करूँगा तो मैं मनोविश्लेषणवादी करूँगा। मनोविश्लेषण, फ्राइड कहता है कि मन के अकॉर्डिंग काम करो तो सही रहोगे। फिर एक विचारधारा आ जाती है मार्क्सवादी, है ना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर किसानों के हक मारे जा रहे हैं, ठीक है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो सरकार के खिलाफ क्या है, हथियार लेकर खड़े हो जाओ भाई। मार्क्सवादी ये कविता बात करते हैं, ये कविता है भाई। फिर आती गांधीवादी। गांधीवादी लोग क्या है, कुछ भी हो जाए, सरकार हमें मारती रहे पीटती रहे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा शोषण होता रहे, ठीक है, लेकिन हम अहिंसा से काम लेंगे। एक थप्पड़ मार दो तो गांधी जी कहते हैं कि दूसरा पे आगे कर दो।
तो ये विचारधारा अहिंसात्मक। एक और विचारधारा चलती है, वो है अस्तित्ववाद की। ठीक है, अस्तित्व, 2 मिनट, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्ववाद। अभी ये कविता क्या थी, तो जिन बच्चों ने मेरे पास लेक्चरार कैडर का कोर्स लिया हुआ उनको मैंने समझाया हुआ कि अस्तित्ववाद में तो यही होता है कि जो अस्तित्व हमारे सामने है किसी चीज़ का, ठीक है, उसी पर कविता करना। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये अनीश्वरवादी है, नास्तिक है ये लोग भी, ये कहते हैं ईश्वर मर गया है, कोई चीज़ ईश्वर नहीं है, हमने देखा ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। ओके, तो इस तरह की बातें, अस्तित्व होना, किस चीज़ का अस्तित्व। ओके, अगर भूख लग रही है तो इसका मतलब पेट है। ठीक है, इस तरह की बातें ये, तो ये भी, तो मैं बता रहा हूँ विचारधाराएं, तो अलग अलग विचारधारा होती है। ये तो आगे आदर्शवाद, वो भी एक विचारधारा है, यथार्थवाद वो भी है, समाजवाद वो भी विचारधारा है। तो कितनी सारी विचारधाराएं हैं। जब वाद लग जाता है किसी शब्द के पीछे तो वो विचारधारा बन जाती है, वो तर्क बन जाता है एक तरह से। तो आप ये वाला देखिए ना कि जहां पर कहा क्या जा रहा है, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, कि भाई प्रयोगवादी कवि जो हैं वो किसी भी विचारधारा के अनुकूल सही नहीं ठहरते हैं। यानी कि यहाँ प्रयोगवादी कवि जो है वो किसी भी खास विचारधारा से प्रभावित नहीं है, वो अपने आप को किसी भी विचारधारा के अंतर्गत नहीं रखना चाहते हैं कि हाँ हम अस्तित्ववादी हैं, हाँ हम मार्क्सवादी हैं, हाँ मनोविश्लेषणवादी हैं। विद्वानों ने कहा कि जो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है, लेकिन खुद कभी कहते हैं कि नहीं नहीं हम मनोविश्लेषणवादी भी नहीं, हम तो भाई जो मन में आता लिख देते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कर देते हैं। तो किसी भी विचारधारा का समर्थन ये नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, यथार्थवाद भी कह सकते हैं, प्रयोगवाद पर इसका भी प्रभाव है। नवीन राहों के अन्वेषी, तो ये तो खुद कह दिया है। ये किसने कहा, अज्ञेय ने। आपको ये भी पढ़ाऊंगा आगे कि अज्ञेय कभी भी समर्थन नहीं करते हैं किस चीज़ का। वो कहते हैं कि मैं प्रयोगवाद शब्द का समर्थन नहीं करता हूँ, टोटली नहीं। ठीक है, वो कहता है कि प्रयोगवाद शब्द मुझे पसंद ही नहीं है पहली बार तो। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये शब्द दिया नंद दुलारे वाजपेयी ने। वो कहता मुझे पसंद ही नहीं है। तो क्या पसंद है उसको, वो कहता है कि हमें राहों के खोजी कहो, हमें राहों के अन्वेषणी कहो। ठीक है, कि हम तो भाई नई खोज कर रहे हैं। जैसे आप मास्टर डिग्री करते हो, आज आपका JRF हो जाए, PhD करने जाते हो यूनिवर्सिटी, तो आप भी खोज कर रहे हो। तो वो कहता है कि हम भी खोज कर रहे हैं, नवीन राहों के अन्वेषण, यानी कि हम तो नई राहें खोज रहे हैं। आगे देखिए व्यक्तिकता। व्यक्तिकता, इसके वर्ण विन्यास थोड़े से गलत हो गए। ठीक है, चलिए, तो व्यक्तिकता। ओके, तो निज का विचार, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, प्रयोगवाद का। क्षण की महत्वता, देखो मैंने पीछे बताया कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा त्राहिमम झेलनी पड़ी। अभी ये क्या बात हुई भला, भारत में कौन सा परमाणु बम छूट गया कि भाई हम लोग घबराने शुरू कर दिए। अरे जब भारत में कोई भी परमाणु बम नहीं छूटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने दूसरे विश्व युद्ध में कुछ नहीं देखा। तो मतलब ये था कि 1940 ईस्वी में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत के लोग भूखे मर गए, खासतौर पर बंगाल के। अखबारों में छपता था कि कैसे बंगाल में लोग जो हैं एक दूसरे का मांस खाने पर उतारू हो गए, जिंदा लोग खा लेते थे लोग। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जितना भी गेहूं था, जितना चावल था, अंग्रेज सरकार ने वो सिपाहियों को दे दिया अपनी सेना के लिए, जो अलग अलग देशों में लड़ रहे थे। ठीक है, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, हिटलर के खिलाफ लड़ रही थी जो इनकी सेना। ठीक है, तो जितना गेहूं था उधर भेज दिया, भारत के लोग भूखे मर गए। तो यही कारण था कि कवियों को लगा कि भाई क्षण, हर एक क्षण की महत्वता को पहचानो। ठीक है, तो क्षण की महत्वता यानी कि छोटी छोटी खुशियों में भी कविताएं जो हैं ये कवि करने लग पड़े। क्लास रुक रही है, बहुत ज़्यादा रुक रही है क्या, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं, इधर से बिल्कुल सही है भाई, अपना नेट पूरा रखा करो, है जी। हाँ, पूरा नेट रखा करो, रीले कम देखो, बच्चों के पास मोबाइल कम दो भाई, ख़त्म कर देते होंगे मुझे लगता है। आगे चलते हैं। यौन चेतनता की प्रबलता। ठीक है, यौन चेतनता यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी कविताएं थोड़ा जो अश्लीलता के दायरे में आ सकती हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे, तो उसमें भी ये कवि बहुत आगे हैं। शहरी प्रेम की दृष्टि, देखिए आप हमेशा देखेंगे कि जो प्रयोगवादी कवि हैं इन्होंने कभी भी ग्रामीण जीवन की कथा को आगे नहीं रखा है। ये हमेशा ही बहुत ही अभिजात्य वर्ग की कविता आपको लगेगी। अभिजात्य यानी अमीर लोगों की कविता लगेगी आपको, ये कुलीन वर्ग की, कुलीन कह सकते हैं।
तो शहरी प्रेम या जो बोले कि अमीर लोगों की कविता, शहरों में अमीर लोग ही बसते, तो ग्रामीण चेतना की कविता नहीं है, शहरों के प्रति